विधानसभा का महासंग्राम। मैं कहूंगा पहिए के स्थान पे पंख लगाने के लिए तैयार हो जाइए। कहते हैं कि सफलता पाने का कोई मंत्र नहीं होता। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई भूपेन जी। ये आया था कि आप चुनाव लड़ने वाले नहीं, आपका मन नहीं हुआ चुनाव लड़ने का, लेकिन चाह रहा था कि आप किसी नए व्यक्ति को काम करने का अवसर मुझे देना चाहिए। फिर भी सागर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन सी चीज दिख रही है जो अभी छूटी हुई है लूप पॉइंट? देखिए, विकास जो है कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, आप पाएंगे वहाँ भी कुछ न कुछ निर्माण कार्य चलते ही रहता है। लेकिन आपके बताने के हिसाब से लग रहा है कि बहुत बड़ा प्लान है आपका सागर विधानसभा क्षेत्र। निश्चित रूप से आप ये मान लीजिएगा कि संसाधनों का जो कुछ कमियां पूर्व के वर्षों में रही आई, जिसके चलते विकास अवरुद्ध हुआ था। एक और मैं सवाल पूछना चाहूंगा, कांग्रेस ने अभी 230 विधानसभा सीटों पर एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया, तो मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कांग्रेस कोई चुनौती है। इस गुलदस्ते में इतने किस्म के फूल फल लगे हुए हैं। जीत का नया कीर्तिमान सागर की जनता बनाने वाली है, ये मैं नहीं बनाने वाला हूँ, जनता बनाएगी। कि कांग्रेस 100% कॉन्फिडेंट है कि इस बार 150 प्लस सीटें लाएगी मध्य प्रदेश में, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी बोल रही है कि 200 प्लस सीटें लाएगी। पहले तो हम ये बता दें कि अगर कांग्रेस ये दावा करते हैं कि 2018 के चुनाव में उन्हें बहुमत मिला था, तो ये गलत है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी से 3 सीटें ज्यादा मिली थी। अंक गणित के साथ, मतों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी से ज्यादा मत मिले थे। आप देख लीजिएगा वो कौन से जनप्रतिनिधि थे जो कोविड काल में हमारी जनता के बीच में थे, हमें वो भी ध्यान रखने की जरूरत है। वो कौन से जनप्रतिनिधि थे, वो कौन से राजनीतिक दल थे जिन्होंने संकट के समय में जनता का साथ दिया है। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार? सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। कहते हैं कि सफलता पाने का कोई मंत्र नहीं होता, यह आपकी कड़ी मेहनत और कड़े संघर्ष का नतीजा होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। अभी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर जिले की सागर विधानसभा सीट के बारे में, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेंद्र जैन लगातार 3 बार से विधायक चुनते हुए आए हैं। 2008 के विधानसभा चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित हुए और सागर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते। 2013 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित होकर यहां से चुनाव जीते और 2018 के विधानसभा चुनाव में भी ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित होकर यहां से विधानसभा का चुनाव जीते। इस प्रकार इन्होंने सागर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार हैट्रिक लगाई है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कई कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार शैलेंद्र जैन जी का टिकट कट सकता है, लेकिन सभी कयास यहां पर फेल हुए। अभी हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सागर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शैलेंद्र जैन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई भूपेन जी। रिपब्लिक मीडिया को मैं, उनके दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत धन्यवाद देता हूं और आप आज इस अवसर पे यहाँ उपस्थित हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हमारा सवाल होगा, 2023 का विधानसभा चुनाव है, कुछ समय पहले आया था कि आप चुनाव लड़ने वाले नहीं, आपका मन नहीं हुआ चुनाव लड़ने का, लेकिन अचानक ये कैसे, मतलब कैसे आपके मन में आया फिर से आपको चुनाव लड़ना है? ये बात सही है, मेरा मन था कि अब 3 चुनाव हो गए और पर्याप्त समय पार्टी ने मुझे, जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया। मैं चाह रहा था कि अब किसी नए व्यक्ति को काम करने का अवसर मुझे देना चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, कुछ अब मैं उस विषय पे विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं कि मुझे बाध्य हो के ये चुनाव लड़ना पड़ रहा है। अब मैं बात करूंगा सागर विधानसभा क्षेत्र की। सागर विधानसभा क्षेत्र में कई विकासशील योजनाएं आपने चलाई हैं,
फिर भी सागर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन सी चीज दिख रही है जो अभी छूटी हुई है लुक पॉइंट? देखिए, विकास जो है कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। अगर आप भारतवर्ष के सबसे विकसित शहरों की बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, आप पाएंगे वहां भी कुछ न कुछ निर्माण कार्य चलते ही रहता है। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, नई नई कॉलोनीज बन रही हैं, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, उसके अनुपात में आपको नई रोडें बनानी पड़ेंगी, नए आरओबी बनाने पड़ेंगे, फुट ओवर ब्रिज के अलावा आपको बहुत सारे फ्लाईओवर बनाने पड़ेंगे। आप देखिए ना, किसी ने कल्पना की थी क्या सागर में कि सागर में कभी तालाब के बीचों बीच से निकल के ऐसा हमारा एलिवेटेड कॉरिडोर बन के तैयार होगा? तो मध्य प्रदेश का अपना इकलौता है। भोपाल के जो वीआईपी रोड है उसकी भी सुंदरता में, क्योंकि उसके एक साइड, यहाँ से जब जाएंगे तो लेफ्ट साइड में तालाब दिखता है, लेकिन यहाँ तो दोनों साइड में तालाब है। और ये एक अद्भुत कार्यक्रम हो गया, एक अद्भुत निर्माण कार्य परमपिता परमेश्वर ने मेरे हाथों से करवाया है। और जिस तरह का रिएक्शन, जिस तरह का फीडबैक जनता का हमें मिल रहा है, बहुत ही उत्साहवर्धक है। और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी ये निर्माण कार्य, जैसे स्टेडियम से लेके, खेल परिसर से लेके, इंक्यूबेशन सेंटर से लेके जो भी निर्माण कार्य हो गए हैं, वो निर्माण कार्य के अलावा सागर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में, मिशन कायाकल्प में अनेक सड़कों का निर्माण होना है। मैं आपको बताऊं कि प्रतिदिन कोई ना कोई नई सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। और ये निर्माण कार्य हम ये मानते हैं कि 17 तारीख को जब पोलिंग होगी उसके पहले लगभग 20 से 25 नई सड़कें तब तक सागर शहर में आकार ले चुकी होंगी, वो बन चुकी होंगी। क्योंकि इस बार बारिश ने थोड़ा सा अपना असामान्य स्वभाव दिखाया है, इसलिए निर्माण कार्य प्रभावित हुए हैं, शेड्यूल हमारा गड़बड़ हुआ है, लेकिन हम बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। और सागर को हम महानगर के रूप में विकसित करने का जो हमारा और सागर वासियों का संकल्प है, उस संकल्प की हम पूर्ति करेंगे। जो शेष निर्माण कार्य या जो भी सुविधाएं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सागर में ट्रांसपोर्ट नगर हमारे विपक्षी दलों के एजेंडा में हमेशा रहता था, इस बार नहीं रहेगा। हमारा ट्रांसपोर्ट नगर बन के तैयार हो गया, हैंडओवर हो गया। हमारा सागर की डेयरी विस्थापन का कार्य लगभग 90% पूर्ण हो गया है। ऐसे ही तालाब का कार्य भी लोगों के एजेंडा में हमेशा रहता था। अब आगे आने वाले किसी चुनाव में ये किसी एजेंडा का हिस्सा नहीं होंगे। ये तालाब से लेके तमाम चीजें लोगों को हस्तांतरित करके उनके सुविधाओं के लिए हम लोग या तो सौंप रहे हैं या सौंप देंगे। आपकी बातों से सर एक चीज स्पष्ट हो रही है, जो चीज विकास हुआ है वो तो चलो दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन आपके बताने के हिसाब से लग रहा है कि बहुत बड़ा प्लान है आपका सागर विधानसभा क्षेत्र। निश्चित रूप से आप ये मान लीजिएगा कि संसाधनों का जो कुछ कमियां पूर्व के वर्षों में रही आई, जिसके चलते विकास अवरुद्ध हुआ था। इन विगत लगभग 10 वर्षों में तो संसाधन हमें इतने प्रचुर मात्रा में मिले, और ये जो कुछ भी निर्माण आप देख रहे हैं, आप सागर शहर के किसी भी हिस्से में खड़े होकर एक सिक्का उछाल दीजिए, उस सिक्का जहां गिरेगा वो निर्माण कार्य 15 वर्षों की देन होगी, ये मैं विश्वास से कह रहा हूँ। आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये जितनी सड़कों का आपको जाल दिख रहा है, ये इन 15 वर्षों का कालखंड है। सागर के सारे प्रमुख स्थानों पे हमने पार्क बना दिए हैं, खेल के मैदान डेवलप हो गए हैं। और आप देखेंगे कि जो हमारे बावड़ियां थी, जो हमारे इस तरह के जल स्रोत से सारे के सारे आज इतने सुंदर अवस्था में आ गए हैं, दर्शनीय स्थल बन गए हैं। और हम बहुत जल्दी राजघाट को भी विकसित कर रहे हैं, राजघाट का भी टेंडर हो गया है। सागर में अब हमारा जो एक कलंक का टीका था कि सागर एक बड़ा गांव जैसा दिखाई देता है, अब हम एक बड़े महानगर के रूप में विकसित होने की कगार पे हैं। अब सर कुछ मतदान के लिए काफी समय बचा नहीं है, 40-45 दिन बाद मतदान होगा। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि 36 दिन में अब मैं ये बात बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 70% सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 30% के करीबन ही लोग मतलब उम्मीदवार बचे हैं। अभी 94 टिकट बाकी है। 94 टिकट बाकी हैं। लेकिन मैं पूछना एक और मैं सवाल पूछना चाहूंगा
कांग्रेस ने अभी 230 विधानसभा सीटों पर एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया। आखिर ऐसा क्या है और क्यों घोषित ना करने का कारण क्या लग रहा है? मुझे क्या लगता है कि चूंकि उनके पास विचारधारा से ओतप्रोत कार्यकर्ता कुछ है नहीं, वो इस फिराक में है कि बिल्ली की भाग से छीका टूट जाए। जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें जो टिकट नहीं प्राप्त करेंगे, और ऐसे लोगों को अपनी झोली में आने का वो इंतजार कर रहे हैं कि वो झोली में गिरे, उन्हें हम टिकट देके भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती दे पाए। तो मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कांग्रेस कोई चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, उसका प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का घोषित उम्मीदवार नहीं लड़ेगा। ये तमाम जनता जो है, सागर की जनता इस चुनाव को लड़ेगी। और पिछले 3 चुनाव में हमने देखा, पहले चुनाव में तो लोगों का इस तरह का अनुभव नहीं था, फिर भी लोगों ने हमारे स्वभाव को देखते हुए, परिवार की पृष्ठभूमि को देखते हुए, पार्टी को देखते हुए हमें वोट किया। 2013 में इसलिए वोट किया कि लोगों ने हमारे काम को देखा, 18 में ऐसे वोट किया, और 2023 में तो हमारे पास बताने को इतना कुछ है। इस गुलदस्ते में इतने किस्म के फूल फल लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि जीत का नया कीर्तिमान सागर की जनता बनाने वाली है। ये मैं नहीं बनाने वाला हूँ, जनता बनाएगी, और मुझे जनता पे पूरा विश्वास है। आप देखिए ना, जो लोग आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि उनका कुछ ना कुछ, जो कुछ भी संभव है, समाधान करने की कोशिश करता हूँ। मैं न भोपाल जाने में रुचि रखता हूँ, न दिल्ली के चक्कर लगाता हूँ। मैंने न टिकट के लिए अप्लाई किया, मैंने आज तक तो अपना बायोडाटा नहीं बनाया है। तो मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ, पार्टी पे मुझे इसलिए विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जहाँ पे सतत मूल्यांकन होता है। और मेरे जैसा व्यक्ति जो घर बैठा रहा, एक बार किसी नेता को हमने टिकट के लिए आग्रह नहीं किया, और हमारा नाम बड़ी प्रमुखता के साथ 57 लोगों की सूची में आया। तो इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी, उसका नेतृत्व हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी, संगठन के मुखिया वी.डी. शर्मा जी, संगठन महामंत्री सम्मानीय हितानंद भाई साहब, हमारे चुनाव समिति के सम्मानीय नरेंद्र भाई साहब, हमारे सम्मानीय कैलाश जी, जितना भी हमारा नेतृत्व है, उन सब ने पार्टी के अंदर एक ऐसा आंतरिक प्रजातंत्र डेवलप किया है कि हमें इस तरह के जो सर्वे इत्यादि हैं वो तो तत्कालिक रूप से कराए जाते हैं ताकि पब्लिक का फीडबैक आना चाहिए, लेकिन उनका मूल्यांकन सतत रूप से चलता है। और इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में। अब मैं सर आज 2 सवाल और पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस 100% कॉन्फिडेंट है कि इस बार 150 प्लस सीटें लाएगी मध्य प्रदेश में, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी बोल रही है कि 200 प्लस सीटें लाएगी। आखिर इसका समीकरण क्या बैठेगा मध्य प्रदेश में? पहले तो हम ये बता दें कि अगर कांग्रेस ये दावा करते हैं कि 2018 के चुनाव में उन्हें बहुमत मिला था, तो ये गलत है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी से 3 सीटें ज्यादा मिली थी। अंक गणित के साथ, मतों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी से ज्यादा मत मिले थे, आप देख लीजिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा लोगों का जनादेश था। फिर भी चूंकि हमारे पास विधायकों की संख्या 3-4 कम थी, कोई कोशिश भी नहीं की कि हॉर्स ट्रेडिंग और ये सब करके, ये सब हमारी विचारधारा नहीं है। राजनीति हम सब लोगों के लिए सेवा का माध्यम है, और सेवा करने के लिए हम सब लोग आए हैं। और जब तक जनता की इच्छा होगी, जब तक सेवा के भाव के साथ जनता की सेवा करेंगे। आखिरी सवाल, इस चैनल के माध्यम से जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं कि मतदान देते समय किन किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले तो आपके माध्यम से, रिपब्लिक मीडिया के माध्यम से मैं सागर की प्रबुद्ध जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि वोट अवश्य डालें। हमारे यहाँ मतों का प्रतिशत, मतदान का प्रतिशत बहुत उत्साहवर्धक आमतौर पे नहीं होता है। इस बार हम चाहते हैं कि मतदान भी सागर का ऐतिहासिक हो। 80% से ऊपर मतदान जिस दिन हो जाएगा, उस दिन असली जनादेश जो है वो सामने दिखाई देगा कि कितने बड़े मतों के साथ
भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। दूसरी बात, लोगों को मतदान करते समय पिछला इतिहास जरूर देखना चाहिए और इतिहास के उस झरोखों में भी जाना चाहिए जब कांग्रेस पार्टी 10 साल शासन किया था, तब इस प्रदेश का क्या हाल बना दिया था। बिजली, सड़क, पानी लोगों को किताबों में ढूंढने पड़ते थे, फील्ड में कोई चीज दिखाई नहीं देती थी। आज बिजली का मामला हो, सड़क का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, मध्य प्रदेश बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ प्रदेश है और सागर शहर जो है हमारा मध्य प्रदेश का गौरव बनेगा। ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं और जनता को अंदर भी ये गौरव का भाव है। ये तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए वो कौन से जनप्रतिनिधि थे जो कोविड काल में हमारी जनता के बीच में थे, हमें वो भी ध्यान रखने की जरूरत है। वो कौन से जनप्रतिनिधि थे, वो कौन से राजनीतिक दल थे जिन्होंने संकट के समय में जनता का साथ दिया है। और ये जो विकास के कार्य हुए हैं, लीडरशिप का मामला हो तो आज सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे जो तमाम नेतागण हैं, ये हमारे चमकते हुए सितारे हैं। ये सही मायने में इस देश के राष्ट्रभक्त लोग हैं और जब व्यक्ति वोट देने जाता है तो पार्टी के साथ उनके नेता के बारे में भी जरूर चिंतन करना चाहिए। कमलनाथ जी की पृष्ठभूमि अगर लोगों को नहीं मालूम है तो लोगों को ध्यान में आना चाहिए कि कमलनाथ जी एक उद्योगपति हैं, इसके अलावा उनमें कहीं कोई और एक नेतृत्व करने की क्या होगी। हमने उन्हें कभी फील्ड पे नहीं देखा, हमने किसी खेत खलियान में किसान भाइयों के आंसू पोंछते नहीं देखा, किसी मजदूर भाई के साथ बैठ के उनकी समस्याएं सुनते हुए नहीं देखा। इसके विपरीत शिवराज सिंह चौहान जी पिछले लगभग 18 वर्षों में मुझे लगता है उनसे ज्यादा प्रवास करने वाला व्यक्ति मध्य प्रदेश में आज तक नहीं हुआ। ऐसे राजनीतिक दल का हम सब प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र भारतवर्ष की लोगों की सबसे पसंदीदा पार्टी बन के आई है और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होने पे मुझे गर्व है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं और सागर की प्रबुद्ध जनता से मैं निवेदन करता हूं कि इस बार सागर का जो विकास का जो पहिया है और गति के साथ घूमने के लिए, बल्कि मैं कहूंगा पहिए के स्थान पे पंख लगाने के लिए तैयार हो जाइए और पंख लगाने के लिए सागर को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को विजय बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सागर विधानसभा क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी शैलेंद्र जैन जी। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश में इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद ही रोचक होने वाला है, क्योंकि जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी 150 सीटों का दावा कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार बोल रही है कि हम 200 पार जाएंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर जिले की 8 विधानसभाओं का इतिहास भविष्य में कैसा लिखा जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल सागर जिले की किसी विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने ना ही अपना प्रत्याशी घोषित किया है, ना ही अभी इस प्रकार के प्रबल प्रत्याशी यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित करेगी तभी सही समीकरण सागर विधानसभा क्षेत्र का समझ में आएगा। लेकिन जिस प्रकार का भी माहौल बना हुआ है, उस प्रकार पे जनता क्या चाहेगी, ये सागर विधानसभा का आने वाला चुनावी जनमत हमारे चैनल के माध्यम से बताएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।